मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, सासाराम के हमारे भाई बहन लोग, रौरा सबके शत शत प्रणाम। हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि आपने अपने इलाके से इतने बड़ी दिग्गज नेता को चुन करके भेजा है। कभी मंत्री रहने का उन्हें सौभाग्य मिला है, संसद के अध्यक्ष पद को विराजमान होने का सौभाग्य मिला है। मैं सोच रहा था ये इलाका इतना विकसित होगा, इतनी हरियाली नजर आएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर से मैंने देखा यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने मेरे पायलट से पूछा, मैंने कहा यार कहीं गलती से कहीं और तो नहीं आए हैं, क्योंकि मेरा कुमार जैसी दिग्गज व्यक्ति यहाँ बैठी और ऐसी दशा, ये हाल मैं कल्पना नहीं कर सकता मित्र। ऐसा लगता है आपके इलाके पर ये बड़े बड़े नेताओं का बोझ पड़ गया है, बोझ। कभी कभी हमारे नाक के ऊपर एक आध मोटा सा कपड़ा आकर के गिर जाए ना, तो हमें सांस लेने की भी दिक्कत होती है कि नहीं? ये इतने बड़े दिग्गज यहाँ आए हैं ना, ये आपका सब दब चुका है। जब तक वो कपड़ा नहीं हटाते, सांस नहीं ले पाते, जब तक ये दिग्गज लोगों को नहीं हटाएंगे, आपको विकास का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मौका है भाइयों बहनों, अच्छे संतान सच्चे संतान कौन होते हैं? अच्छे संतान सच्चे संतान वो होते हैं जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हो। होने चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? बाबू जगजीवन ने कांग्रेस छोड़ी थी कि नहीं? कांग्रेस को लात मार के निकल गए थे कि नहीं? जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़े थे कि नहीं? और बेटी कहां चली गई? कोई ऐसा करता है क्या? कोई संतान ऐसा करता है क्या? चलो, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आपने किया होगा, लेकिन ये भी तो बताओ, कम से कम इस इलाके में बाबू जगजीवन राम ने जो सपना देखा था, उसको पूरा करना ये आपका जिम्मा है कि नहीं है? उसको पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ सूखा रहता है कि नहीं रहता है? यहाँ का किसान परेशान है कि नहीं है? यहाँ पानी की किल्लत है कि नहीं? पानी का प्रबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा इन नेता को पूछो, कुछ किया क्या? इतने बड़े पद पर बैठी हैं, मनमोहन सिंह जी को जवाब देना पड़े, सोनिया जी को जवाब देना पड़े, आडवाणी जी को जवाब देना पड़े, राजनाथ जी को जवाब देना पड़े, सुषमा जी को जवाब देना पड़े, इतने बड़े पद पर बैठी है, लेकिन आपके यहाँ हाल क्या है? दिए तले अंधेरा। भाइयों बहनों, 1975 में 1976 में बाबू जगजीवन राम के प्रयासों से
इसी आपके इलाके में दुर्गावती जलाशय का शिलान्यास हुआ था। लोग भूल गए हैं कि यहां पर कोई दुर्गावती जलाशय बनने वाला था। भूल गए लोग, 25 करोड़ में बनने वाला था। भाइयों बहनों, आज इतना समय हो गया, 10 गुना खर्चा बढ़ गया, लेकिन उस दुर्गावती जलाशय का नामो निशान नजर नहीं आता है और यहाँ का किसान परेशान होता है। कौन जिम्मेवार इसके लिए? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? क्या आपकी बर्बादी करने वाले कांग्रेस को और अधिक आप झेलना चाहते हो? कांग्रेस को हटाना चाहते हो? भाइयों बहनों, या पड़ोस में हमारे उपेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्पेशली यहां आए हैं आपको ये कहने के लिए कि अगर इस 100 सारा इलाके का भाग्य बदलना है तो दिल्ली में आने वाली सरकार के साथ एक बार हम गठबंधन कर लें। आप देखिए, देखते ही देखते यहां की शक्ल सूरत बदल जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था और वो चाहते थे कि नदियों को जोड़ा जाए। अगर नदियों को जोड़ने का काम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाहा था, वो अगर हम पूरा कर लेते या प्रारंभ कर देते तो आज बिहार के जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां बाढ़ न आती और जहां सूखा लगता है वहां कभी सूखा नहीं लगता। बाढ़ वाले इलाका भी किसान खुशी होता, सूखे वाले इलाके का भी किसान सुखी होता। पानी पर ध्यान केंद्रित करना, किसानों का कल्याण करना, और भारत के किसान में एक बहुत बड़ी ताकत है भाइयों बहनों। एक बार भारत का किसान तय कर ले, कितनी मुसीबतें क्यों न हो, वो देश के अन्न के भंडार भर देता है, इस देश को भूखा नहीं होने देता है। यही इलाका है जो धान का कटोरा माना जाता है, लेकिन यहां मुसीबत ऐसी है, फसल ज्यादा हो जाए तो भी किसान मरता है, फसल कम हो जाए तो भी किसान मरता है। ऐसी कैसी व्यवस्था है भाई? ज्यादा पैदा करे तो भी मरे, कम पैदा करे तो भी मरे। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार जिम्मेवार है। आपके यहां धान की खरीदी समय पर होती है, पैसे पूरे दिए जाते हैं। क्यों भाई? आप घोषणाएं तो बहुत करते हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम किसान का धान ले लेंगे, उसको मरने नहीं देंगे, लेकिन वो घोषणा करते हैं, धान खरीदने का कोई प्रबंध नहीं करते। प्रबंध क्यों नहीं करते? कहते हैं कि रखने के लिए व्यवस्था नहीं है, और जो रखने के लिए ले जाते हैं वो भी सड़ जाता है। किसान धान इसलिए पैदा करता है खुद का तो पेट भरे, लेकिन गरीब से गरीब का भी पेट भरे, इसलिए किसान पसीना बहाता है। किसान को जगत का तात कहा जाता है, जगत का तात कहा जाता है। लेकिन किसान ने मेहनत की हो, अन्न उत्पादन किया हो, इस आशा के साथ मेहनत की हो कि किसी गरीब के पेट में जाएगा
ईश्वर के आशीर्वाद मिलेंगे, लेकिन वही अनाज रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ा पड़ा सड़ता हो, भीगता हो, चूहे खाते हो, तो किसान को दुख होगा कि नहीं होगा? किसान को पीड़ा होगी कि नहीं होगी? क्या चूहों को खाने के लिए किसान पसीना बहाता है? सड़ने के लिए किसान पसीना बहाता है? और भारत की सुप्रीम कोर्ट जब हुक्म करती है कि ये जो अन्न के भंडार है, जो अनाज सड़ रहा है, वो गरीबों को बांट दो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ये गरीबों के नाम पर घोषणा पत्र निकालते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये चुनाव के समय आपको गरीब याद आते हैं? मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हजारों टन अनाज सड़ रहा है, हो अनाज सड़ने से रोको, और वो अनाज गरीब को बांट दो, गरीब के पेट में जाए, इसकी व्यवस्था करो। भाइयों बहनों, गरीबों के प्रति ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार और ये शहजादे और ये मैडम सोनिया जी, इनके दिल में रत्ती भर भी दर्द होता। गरीब के प्रति थोड़ी सी भी उनके दिल में संवेदना होती तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पालन करते और वो अनाज गरीबों को बांट देते, लेकिन नहीं किया, सड़ने दिया। और फिर क्या किया मालूम है? किसान ने जो मेहनत करके अनाज पैदा किया था, गरीब का पेट भरने के लिए मेहनत की थी, वो अनाज सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी दिल्ली सरकार ने गरीबों को नहीं दिया, शराब बनाने वालों को बेच दिया। भाइयों, शराब बनाने वालों, और वो भी 80-85 पैसे की कीमत से। और आप तो जानते हैं हमारे इस इलाके में महिलाएं शराब के खिलाफ आंदोलन करती है ना, माताएं बहनों को गुस्सा है ना शराबियों के खिलाफ। ये कायदे कानूनी गैर कानूनी शराब के ठेके लगे हैं, इस पर गुस्सा है कि नहीं है? आपके नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही, इसका दुख है कि नहीं है? मैं सासाराम की माताओं बहनों को चिक चिक करके कहना चाहता हूं, एक महिला आपकी प्रतिनिधि हो और शराब के कारण आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती हो, यहाँ की माताएं बहनें रो रही हो और आपकी सांसद को सुनने की फुर्सत ना हो, एक मिनट के लिए ऐसे सांसद तो रखना नहीं चाहिए। आपने जो अनाज पैदा किया, उस अनाज गरीब के पेट में नहीं गया, शराब कारखाने में गया, और वही शराब आपको बच्चों को बर्बाद करने के लिए बेच दिया गया है। आपके भविष्य को बिगाड़ने का पाप हो रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल में दर्द होता है, एक पीड़ा होती है कि ऐसे लोगों के भरोसे ये देश कैसे चलेगा। बिजली का क्या हाल है भाई? आती है बिजली? आती है? जरा बताओ तो आती है? कोई तो बोलो भाई। आपका जब बिहार एक था, झारखंड और बिहार एक था, कोयले के भंडार आपके पास थे, लेकिन आपको सरकारें ऐसी मिली, नेता ऐसे मिले, दिल्ली में ऐसी सरकारें मिली, कोयला तो खा गए लेकिन कोयले से बिजली पैदा करने की फुर्सत नहीं मिली। 21वीं सदी का हिंदुस्तान, 21वीं सदी का मेरा बिहार अंधेरे में हो, ये आपको मंजूर है भाइयों? आप अंधेरा हटाना चाहते हो? जरा पूरी ताकत से बोलो, आप चाहते हो अंधेरा जाए? आप चाहते हो अंधेरा जाए? तो पहले
ये दिल्ली की सरकार को हटाना पड़ेगा, उनके यहाँ जो दूत बैठे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के अंधेरा हटेगा। इनको कुछ कहने का अधिकार नहीं। 21वीं सदी की बातें करने वाले लोग, विकास के गीत गाने वाले लोग, जंगल राज से मुक्ति की बातें करने वाले लोग आज भी बिहार में बिजली देने में सफल नहीं हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे यहां गुजरात में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे एक ही शिकायत करते थे। वो कहते थे, मोदी जी कुछ करो या न करो, आप मुख्यमंत्री बने हो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। ये गुजरात का हाल था भाइयों। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो पहले महीने जितने लोगों ने मुझे कागज दिए, एक ही बात लिखी थी, कम से कम शाम को खाना खाने के लिए तो बिजली दो। खाना खाते समय बिजली नहीं आती थी मेरे राज्य में, अंधेरा था। भाइयों बहनों, हमने ठान ली कि मैं हालात बदलूंगा। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते आज गुजरात में 24 घंटे बिजली मिल रही है। और सिर्फ बिजली मिलती है तो बिजली आती है तो नहीं, छोटे छोटे गांव में कारखाने लगने शुरू हुए हैं। बिजली आने के कारण स्कूल के अंदर कंप्यूटर लगे हैं। बिजली आने के कारण डॉक्टर, शिक्षक अब गांव में रहने लगा है, क्योंकि टीवी चलता है, इंटरनेट चलता है, अच्छी जिंदगी जीने को मिलती है। गांव के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ है। क्या भाइयों बहनों, ये बिहार में नहीं होना चाहिए? बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे यहां तो अगर कभी 2 मिनट के लिए भी बिजली चली जाए ना, 2 मिनट के लिए, तो एक बहुत बड़ा मीडिया में पहले पेज पर बॉक्स छपता है, मोदी बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन आज 2 मिनट के लिए बिजली चली गई थी। ऐसी खबर छपती है मेरे यहाँ। बिजली चली जाए तो लोग चर्चा करते हैं कि बिजली गई थी। आपके बिहार में बिजली जाना ये खबर नहीं है, बिजली आना खबर है। लोग बस में, ट्रेन में जाते हैं ना तो चर्चा करते हैं, अरे तेरे यहाँ आई थी? वो कहते हैं, हाँ यार, हमारे गांव में पिछले मंगल को तो आई थी। अच्छा, तेरे गांव में पिछले मंगल को आई थी, हमारे यहाँ तो हफ्ते भर से आई ही नहीं। ये तो हाल है आपका। भाइयों बहनों, अगर बिहार नहीं बदलेगा, अगर बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने कहा है कि हिंदुस्तान का जो पूर्वी इलाका है, चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो, चाहे मेरा बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सबसे पहली प्रायोरिटी इस क्षेत्रों के विकास के लिए दी जाएगी। कम से कम वो पश्चिम की बराबरी तो कर ले। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गोवा, कर्नाटक, केरला, जरा उसकी बराबरी में तो आ जाए। और मुझे विश्वास है भाई, एक बार एक बिहार का ये जो ग्रहण हटा नहीं कि बिहार चल पड़ेगा, बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा।
भाइयों बहनों, आज जो हमारे किसानों को उनकी पैदावार के दाम नहीं मिलते हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार को गाली देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को गाली देती है, और मरता कौन है? किसान मरता है, गरीब आदमी मरता है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है। ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, सबसे पहले तो उसके 3 टुकड़े कर देने चाहिए। एक हिस्सा जो सिर्फ किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदने का ही काम करेगा और कोई काम उसके जिम्मे नहीं होगा। उसका दूसरा हिस्सा होगा, वो सिर्फ उसे रखने का काम करेगा, वेयर हाउस बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, उसको संभालेगा। और तीसरा हिस्सा होगा, जहां जरूरत होगी वहां पहुंचाएगा। जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 3 हिस्से नहीं करते हैं, तब तक उस इंस्टीट्यूट में एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो किसानों के प्रति जवाबदेह नहीं बनेगा, किसानों ने जो पैदावार की है उसकी संभालने वाली व्यवस्था खड़ी नहीं होगी, और जहां जरूरत है वहां पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर सोच विचार कर योजनाएं बनाई जाए तो हम चाहे वैसा परिवर्तन ला सकते हैं, और उस परिवर्तन को लाने का हमारा प्रयास है। भाइयों बहनों, कल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जाहिर किया। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या हमें चुनाव में आपको झूठे वायदे करने चाहिए? आप मुझे बताइए, झूठे वादे करने चाहिए? अगर मैं झूठे वादे करता हूं तो आप मुझे माफ करोगे? और मैं वादों नहीं निभाता हूं तो मुझे माफ करोगे? अगर मैं आपकी आंख में धूल झोंकता हूं तो माफ करोगे? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस हिंदुस्तान के नागरिकों की आंखों में धूल झोंकती रही। अब धूल झोंकने से भी उनका कारोबार नहीं चलता है ना, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक नया प्रयोग शुरू किया है, आंख में मिर्ची झोंकने का। अगर धूल झोंकने से न चले तो मिर्ची झोंको, ताकि आपको कुछ दिखाई न दे। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि हम 100 दिन में महंगाई हटाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 2009 के चुनाव में महंगाई हटाने का वादा किया था? जरा बोलो ना, वादा किया था। महंगाई हटी? महंगाई हटी? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? मुझे बताइए, कांग्रेस ने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कांग्रेस ने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आप नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? अरे जिसने आपका वादा तोड़ा उसका नाता तोड़ने का वक्त आ चुका है। और इसलिए ससाराम के मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस से नाता तोड़ो। जिसने वादा खिलाफी की है, आपसे वादा तोड़ा है, महंगाई हटाने का वादा किया। और ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की हिम्मत देखिए, उनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। अभी कल घोषणा पत्र में फिर कह दिया हम महंगाई दूर करेंगे। जरा पहले जवाब तो दो, 5 साल क्या किया? ये महंगाई क्यों बढ़ी? गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, गरीब का बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है। अरे मैडम सोनिया जी, मैडम आप तो एक माँ है, माँ। गरीब का बच्चा भूखा मर रहा है, कभी तो कोई संवेदना के 2 शब्द तो बोल दो।
महंगाई क्यों कम दूर नहीं हुई, कभी तो बताओ, गरीब को बताओ। इनका अहंकार इतना है, वो जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है कि उसने 10 साल क्या क्या काम किया, क्या काम किया, कैसे किया, किसके लिए किया, किसने किया, कैसे कैसे किया, इसका हिसाब हिंदुस्तान की जनता को देना चाहिए। पल पल का हिसाब दो, पाई पाई का हिसाब दो। देश की जनता से अगर चुनाव में वोट मांग रहे हो तो आपको अपने काम का हिसाब देना पड़ता है। कांग्रेस को झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस को विपक्षों पर वार करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है अपने किए हुए कामों का हिसाब देना और काम के आधार पर वोट मांगना। हम 2012 में भी गुजरात में चुनाव लड़े। हमने चुनाव में जनता को हिसाब दिया अपने काम का, पाई पाई का हिसाब दिया, पल पल का हिसाब दिया और जनता को कहा निर्णय कीजिए, ये काम मैंने किए कहे तो और इतने किए हैं। जनता ने हमको बिठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं, भ्रष्टाचार का भ बोलने के लिए तैयार नहीं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का अलोकतांत्रिक रवैया है, अलोकतांत्रिक रवैया है। कांग्रेस का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। जनता जनार्दन को जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं यहां ससाराम जब आया हूं, बाबू जगजीवन राम की कर्मभूमि में आया हूं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस के शहजादे उन्होंने कहा था कि पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था नहीं चलेगी। प्रयोग के तौर पे हिंदुस्तान के 15 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी संगठन का चुनावी प्रक्रिया होगी और चुनावी प्रक्रिया के द्वारा संगठन के मतदाता तय करेंगे कि उनका पार्लियामेंट का कैंडिडेट कौन हो। हमारे देश के अखबारों ने भी उसको बहुत छापा, टीवी डिबेटें भी हुई और शहजादा की बड़ी वाहवाही की गई। वाह, क्या नया विचार लाए हैं, क्या व्यवस्था परिवर्तन लाए हैं, कैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाए हैं, न जाने पता नहीं। तारीफ के पुल बांध दिए गए और हुआ क्या, ये शहजादे के ब्रेन चाइल्ड का बाल मृत्यु हो गया। बड़ोदरा, गुजरात में बड़ौदा में कांग्रेस संगठन ने चुनाव के द्वारा लोकसभा का एक उम्मीदवार तय किया था। उसका टिकट घोषित की गई थी, लेकिन परसों ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या कर करके साहबजादे ने उस टिकट को छीन लिया। क्यों छीन लिया मालूम है? मोदी वहां लड़ने वाला इसलिए छीन लिया, ऐसा नहीं है। इसलिए छीन लिया कि जो जीत करके आया था वो दलित मां का बेटा था। दलित मां का बेटा था। क्या उसको हक नहीं है? कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीत करके आया था, लोकसभा चुनाव लड़ने का उसका हक है कि नहीं है? आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसको पसंद किया था, वो दलित मां का बेटा है, इसलिए आप उसकी सीट छीन लेते हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस का दलितों के प्रति क्या रवैया है, कांग्रेस दलितों के प्रति किस प्रकार से सोचती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों,
सवाल कौन उम्मीदवार बने कौन नहीं, ये नहीं है। सवाल एक दलित मां के बेटे के साथ आपने अन्याय किया है और इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन उसके अधिकारों को छीन लिया है। अब मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, और यही तो लोकतंत्र होता है। भाई बहनों, अगर हमें रोजगारी चाहिए, किसान को खेत में पानी चाहिए, माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य बदलना है, तो एक ही जड़ी बूटी है, एक ही जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। एक ही जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हम भारत विजय रैली कर रहे हैं। ये भारत विजय रैली का मतलब है महंगाई पर भारत विजय करे। भारत विजय रैली का मतलब है भ्रष्टाचार के ऊपर भारत विजय करे। ये भारत विजय रैली का मतलब है कुशासन पर भारत विजय करे। ये भारत विजय रैली का मतलब है किसानों के कल्याण के मार्ग पर भारत प्रशस्त हो। इस काम के लिए भारत विजय हमने निकाला है। हमने बुराइयों के खिलाफ विजय प्राप्त करना है, कठिनाइयों के खिलाफ विजय प्राप्त कर रहा है, संकटों के खिलाफ विजय प्राप्त कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ विजय प्राप्त करना है, भाई भतीजेवाद के खिलाफ विजय प्राप्त करना है, वंशवाद के खिलाफ विजय प्राप्त करना है। और उस काम के लिए मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए। भाइयों बहनों, चुनाव में पूरा बिहार इस बार, और मैं कहता हूं जी, बिहार ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। इस प्यार को मैं विकास करके लौटाऊंगा दोस्तों, मैं कहता हूं आपको वादा। आप मुझे छेदी पासवान दे दीजिए, आप मुझे उपेंद्र कुशवाहा दे दीजिए, आप मुझे कमल दे दीजिए, पूरे बिहार से सारे के सारे कमल दे दीजिए, मैं उस कमल के ऊपर विराजमान लक्ष्मी को आपके पास दे दूंगा। विकास के रास्ते पर चले। इतनी बड़ी मात्रा में रैली भाइयों मैं कल्पना नहीं कर सकता। चुनाव की सभा इतनी बड़ी कभी होती नहीं है जी। ये दिखा रहा है आंधी चल पड़ी है, आंधी चल पड़ी है। देश को लूटने वाले बच नहीं सकते, जनता के साथ धोखा करने वाले बच नहीं सकते। अब भाइयों बहनों, अभी तो पतझड़ का मौसम चल रहा है, लेकिन 16 मई के बाद विकास की वसंत का आरंभ होने वाला है। 16 मई के बाद विकास की वसंत का आरंभ होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, भारी मात्रा में मतदान करें। इंडियन टाइगर जिंदाबाद, भाइयों बहनों, इंडियन टाइगर जिंदाबाद, भाइयों बहनों, आप चुनाव के दिन भारी मात्रा में मतदान करें। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, कितनी ही शादियां क्यों न हो, कितने ही रिश्तेदार आने की बात क्यों न हुई हो, वैकेशन के कार्यक्रम क्यों न बने हो, मतदान हमारा दायित्व है। और इसलिए भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को छत का पंखा जो आपको शीतलता दे, मैं बिजली दूंगा, ये पंखा चलेगा, ये आपको हवा देगा। भाइयों बहनों, कमल और पंखे की जोड़ी हर झोपड़ी को भी उजाला देने वाला काम, यही करने के लिए हम चल पड़े। इसी एक अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।